सोसाइटी हेल्पर ग्रुप जिसमें लोगों की मदद करनी चाहिए, कैसे ख्याल आया और किन लोगों के साथ। एक ऐसा समूह जिसका उद्देश्य और लक्ष्य हो समाज का सेवा करना। हम लोगों ने इसकी शुरुआत 2016 से की था कि एक ऐसी मिसाल है कि हम लोग ने इधर उधर घूमने के बजाय हम लोग ने ऐसा एक निर्णय लिया कि मिलजुल क्यों ना हम लोग समाज के लिए काम करें। और उस समय हम लोग पास पैसा कोई आय का स्रोत नहीं था। हम लोग पॉकेट मनी अगर प्रतिदिन 5 रुपये मिलता है तो हम लोग उसी में से 1 रुपया निकाल कर प्रयास था कि हम लोग समाज का मदद करें। संस्था भी देखते हैं और अच्छा भी लगता है सामाजिक कार्य करके, दिल को सुकून मिलता है कि चलिए जो मेरा फालतू का समय था वो किसी के हेल्प में। अच्छा अगर एग्जाम्पल दिया जाए सिवान के लिए तो वो एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हुए हैं और नाम भी अनमोल है और काम भी। ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने हाथों से ले जा करके लगाने का काम करते थे, तो वो हौसला दे करके मेरे अंदर भी ये हौसला आया कि चलिए ये लोग अगर काम कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता हमें भी ये काम करना। कि जब हम एक समय था कि जब हम 200 लोग को भोजन खिलाते थे उसमें 50 लोग हमसे छूट जाता था, तो हम घर पे आते तो बस रात को यही ख्याल आता था कि काश हम सक्षम होते उन 50 लोग के लिए भी। तो हमसे बोले थे पर डे का 1 रुपया लगता है, आपको मंथली 30 रुपया देना है, वैसा बात। तो आप बोले ठीक हम भी जोड़ेंगे। तो उस अब लगभग 7 साल हो गया, आज तक कोई कठिनाई नहीं आई। लोग बोलता है कि 7 साल से बाहर कुछ नहीं मिला, छोटे को बागा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है वही जान रहा है कि उसको काम मिला है काम नहीं मिला। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में एक संस्था चलती है सोसाइटी हेल्पर ग्रुप। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप आपको आए दिन आप देखे होंगे तस्वीरों में, मीडिया के माध्यम से ये लोग काफ़ी छाए रहते हैं। कारण ये है कि जब दिवाली का त्यौहार आता है या ईद जैसा त्यौहार आता है तो आप अपने परिवार के साथ तो त्यौहार भले ही मनाते होंगे, लेकिन आज जो लोग हमारे स्टूडियो में बैठे हैं ये लोग जब ईद, दिवाली, दुर्गा पूजा आता है तब अपना जो फेस्टिवल है अपने परिवार के साथ तो मनाते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व देते हैं फुटपाथ पे सोने वाले गरीब जो वंचित तबके के लोग हैं, जो कि इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं और मिलजुल के लोगों के साथ नहीं मना पाते हैं, या फिर ईद में हो या फिर दिवाली में हो अपने परिवार के साथ पटाखे नहीं फोड़ पाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ नहीं खिला पाते हैं, वंचित रह जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन सोसाइटी हेल्पर ग्रुप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझती है और ये सारे लोग पूरा टीम यानी करीब 50 से ज़्यादा लोगों की टीम है। कितने लोगों की टीम है इस पर भी बात करेंगे हम। ये लोग जाते हैं और अपने पैसे से ये लोग उनको मिठाई देते हैं, कपड़े देते हैं, सेवैया देते हैं, इस तरह का काम ये लोग करते हैं और पिछले कई सालों से लगातार ये काम ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोगों का लक्ष्य है कि कोई भी लड़का जो अनाथ है, जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उसको भी पढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। हालांकि शिक्षा से ही इन्होंने अपने संस्था की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे कई तरह के कार्य भी करने लगे। किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए 12 बजे रात को तो उसके लिए भी ये लोग तैयार रहते हैं। यानी आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब सारे लोग एक दूसरे को देखते हैं, अपना देखते हैं, उस परिस्थिति में भी ये लोग दूसरों के लिए हमेशा 24 घंटा सहायता करने के लिए खड़े रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे अनमोल जी हैं जो कि सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के अध्यक्ष हैं, और संदीप जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं, और ये हैं नीतीश कुमार जी जो कि प्रवक्ता हैं सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के। कोई भी बात रखनी होती है मीडिया में तो ये उस बात को रखते हैं। और हमारे साथ हैं सुधांशु जी, सूरज जी हमारे साथ हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं इस संस्था के। तो ये 4 लोग हैं और लगातार इस तरह कार्यक्रम हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम लोग लगातार सिवान गौरव सम्मान करके एक शो भी चलाते हैं जिसमें सिवान के जो गौरव है उनसे आपको मिलाने का काम करते हैं। तो आगे की बात शुरू करते हैं। अनमोल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग आए दिन मीडिया में खबरें देखते रहते हैं, हमने परिचय भी दे दिया कि आप जो काम करते हैं, कैसे ख्याल आया कि सोसाइटी हेल्पर ग्रुप एक होना चाहिए, सोसाइटी हेल्पर ग्रुप जिसमें लोगों की मदद करनी चाहिए, कैसे ख्याल आया और किन लोगों के साथ आपने इसकी शुरुआत की थी? पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हम लोग को बुलाया, क्योंकि आज के दौर में परिचय कराना ही एक सफलता होती है। अगर आप हमारा परिचय करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में जो अच्छा संदेश जा रहा है वो आपकी वजह से जा रहा है, तो धन्यवाद के पात्र सबसे पहले आप होते हैं। और जहाँ तक बात है संस्था की शुरुआत की, तो मेरी संस्था का ही नाम है सोसाइटी हेल्पर ग्रुप, जिसका मतलब होता है सामाजिक सहायता समूह। एक ऐसा समूह जिसका उद्देश्य और लक्ष्य हो समाज का सेवा करना। हम लोगों ने इसकी शुरुआत 2016 से की थी। उस समय हम लोग 9th 10th में पढ़ रहे थे लोग,
जो समय होता है मित्रता होती है, मित्रता उस समय होता है चलो इधर घूमा जाए उधर घूमा जाए, लेकिन हमारी मित्रता की एक ऐसी मिसाल है कि हम लोग ने इधर उधर घूमने के बजाय हम लोग ने ऐसा एक निर्णय लिया कि मिलजुल के क्यों ना हम लोग समाज के लिए काम करें। और उस समय हम लोग पास पैसा कोई आय का स्रोत नहीं था। हम लोग पॉकेट मनी अगर प्रतिदिन 5 रुपये मिलता है तो हम लोग उसी में से 1 रुपया निकाल कर प्रयास था कि हम लोग समाज की मदद करें। और जैसे आपने पहले लाइन में दीपावली शब्द के यूज़ किया, तो हम लोग ने दीपावली के दिन ही हम लोग को लगा कि जो हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, जो हम लोग पैसे इधर उधर लगा रहे हैं लोग, क्यों ना उसमें से 1-2 रुपये निकाल कर उन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज सेवा भी एक इन्वेस्ट है जिसके बदले हमें सुकून मिलता है। जीवन में पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, सुकून कमाना। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, जो पैसा हम लोग 1-1 रुपया लेकर हम लोग इकट्ठा किए लोग, और जाकर दीपावली के समय में स्टेशन पे जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनको हम लोग दीपावली का बधाई शुभकामना दिए और मिठाई दिए और उन बच्चों से हमने दीपावली का त्यौहार मनाया। इसकी सिलसिला वहाँ से शुरू हुई। तुरंत ठंड का मौसम आ गया, हम लोग जितने टीम थे लोग अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर हम लोग कंबल खरीदा और कंबल के माध्यम से कंबल बांटना शुरू किए। उनमें शरीर पे हम लोगों ने कंबल देने का काम किया जो पूरे ठंड में करकरा रहे थे। उनमें कोई साधन नहीं था अपने बदन को ढकने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग घर पे जब सोते हैं लोग तो कमरे के अंदर हम लोग इतना ठंड लगता है कि कंबल की आवश्यकता पड़ती है। सोचिए खुले में ओस में जब इंसान सोता होगा, उन्हें सन खुली हवा में हवा लगती होगी, ना चाहते उनको सोना मजबूरी है। जब रात को उनके पास चादर लेकर कंबल लेकर पहुँचेगा उस समय आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में आपने क्या कमाया है और आपके पास तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि हर इंसान बोलता है कि हमें तकलीफ़ है। जब उनसे आपकी मुलाकात होगी तो आपको एहसास होगा तकलीफ़ किसे कहते हैं और तकलीफ़ क्या होती है। बिल्कुल, एक्चुअल जो तकलीफ होता है वो तकलीफ तो वही होता है जो फुटपाथ पे सोते हैं। ऐसे ठंड में जब लोग कंबल और रजाई में सोना पसंद करते हैं, ऐसे समय में भी कुछ लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। आज भी इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जब आप शुरुआत किए थे तो कितने लोग आपके साथ थे और अभी कितने लोग आपके साथ हैं? देखिए, हम लोगों ने लगभग 5-6 लोग का टीम बनाए थे और जब धरातल पे काम हम लोग करने गए तो 24 लोग हमारे साथ थे। आज उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़कर 200 से ऊपर हो चुका है। लेकिन जब भी बात होता है एक्टिविटी का कि हम लोग एक जगह मौजूद रहना है तो हमेशा 50-60 बच्चे मौजूद रहते हैं अपने काम धाम को छोड़कर और 100% अपना देते हैं। जब उन्हें लगता है कि घर का काम, अपने घर का भी काम करते हैं, उन्हें लगता है कि अपने जीवन के लिए काम करने उस समय भी काम करते हैं और जब उससे जो समय बचता है, क्योंकि आज के युवाओं को हम एक संदेश दे रहे हैं इस संस्था के माध्यम से कि इंसान बोलता है कि हम तनाव में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो जब भी आप खालीपन रहिएगा, अकेला रहिएगा तब डिप्रेशन में जाइएगा। हम क्या करें, आजकल के जो युवा है 18 साल 20 साल के जो युवा है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नशा के प्रति हमारे आज समाज के जो युवा है किस तरह उसमें पानी की तरह बहते जा रहे हैं। जिस तरह गंगा लहर मारती है उस तरह आज की युवा नशा की तरफ और नकारात्मक चीज़ों के लहर मारते हुए पहुँच रहे हैं। उस तरह के युवाओं को हम एकत्रित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमसे जितना हो सके। हम ये नहीं कहेंगे कि हम चांद तारा आपको दिखा देंगे, इतना हम जरूर कहेंगे कि जमीन पे आपको चलना सही से सिखा देंगे। तो हमारा बस यही प्रयास है। एक चीज़ और है, जो संदीप जी बैठे हुए हैं, कहा यह जाता है कि संदीप जी और अनमोल जी की जोड़ी मतलब वाकई अनमोल है। तो संदीप जी से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि संदीप जी, अनमोल जी से आपकी मुलाकात कब हुई? क्या आप लोग बचपन के दोस्त थे या फिर इस संस्था के माध्यम से मुलाकात हुई, और कैसा रहा आप लोग का ये सफ़र? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अनमोल भैया से हमारी मुलाकात हुई थी जब ये छठ पूजा का बैनर बनवाने आए थे हमारे। हम काफ़ी दिन से प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं और ये बैनर बनवाने आए थे। बहुत सारे लड़कों का फ़ोटो लग रहा था, मोहल्ला का ही था और हम इनके मोहल्ले की हैं। तो बैनर पे सारा लिखा होता कि दूध वितरण वगैरह करके। तो हम देखे तो हम बोले कि तो अच्छा काम है, इसमें हम भी जुड़ना चाहते हैं। ये बोले जुड़ना क्या ही था, आपका मोहल्ला का संस्था, आप भी जुड़िए। और उस समय से हम लगातार इनके साथ जुड़े हैं, जुड़ के काम किए हैं और ईमानदारी से काम किए। अपना समय भी बिजनेस को भी देखें, बिजनेस भी कंटिन्यू मेरा चलते रहा है और इस संस्था में भी इनका समय हम देते आए हैं। ये कभी ये नहीं बोले कि अपना बिजनेस बाद में देखिए, पहले संस्था को देखिए। ये बोलते हैं कि पहले बिजनेस अपना देख लीजिए, अपना काम देख लीजिए, अपना परिवार देख लीजिए, अगर उसमें जो समय मिल रहा है तो आप हमारे संस्था को दीजिए। हम लगातार ऐसे करके आए और लगातार आज तक अभी तक जुड़े हैं। संस्था भी देखते हैं और अच्छा भी लगता है। सामाजिक कार्य करके दिल को सुकून मिलता है कि चलिए जो मेरा फालतू का समय था वो एक किसी के हेल्प में चला गया और एक संस्था में एक जुड़े जो थोड़ा सा ताकत भी मिलता है। अच्छा नीतीश जी, आप ये बताइए, आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि कड़कड़ाते हुए ठंड में भी कभी कभी हमने देखी है तस्वीरें आप लोग शेयर करते हैं, किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई उस समय भी रात को आप लोग चले जाते हैं। तो क्या मतलब कहाँ से इतना हौसला आता है आप लोग को? देखिए, हौसले की अगर बात की जाए तो हौसले के सबसे मतलब अच्छा अगर एग्जाम्पल दिया जाए सिवान के लिए तो वो एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हुए हैं। और नाम भी अनमोल है और काम भी अनमोल है, सभी लोग जानते हुए हैं। और
हम जब इस संस्था से जुड़े थे उससे पहले की थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। हम एक कंप्यूटर टीचर है और इनके काम को हम काफ़ी समय से फॉलो करते थे, लेकिन चूँकि शिक्षक का पेशा ऐसा है कि सुबह 6 बजे 5 बजे से लग जाना होता है और समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पूरे विश्व में एक महामारी आई, कोरोना, और उस समय देखा जाए तो किसी के पास कोई काम नहीं था। वही हाल हमारा भी हो गया, हमारे पास भी कोई काम नहीं था, हम फ्री थे। तो उस समय हमें मौका मिला धरातल पे आने का। हालांकि काम इनका बहुत पहले से हम देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे। कभी कभार सोशल मीडिया पे आदमी वाहवाही दे देता था, लेकिन जुड़ के काम नहीं होता था। लेकिन उस समय जब हम जुड़े तब हमने देखा कि उस दौर में, जिस दौर में लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाहते हैं, उस दौर में एक बंदा है जो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे कोविड का पेशेंट हो, जो ऑलरेडी उस समय बोला जाता था कि जो निगेटिव है उससे तो मिल भी सकते हैं मे बी, लेकिन पॉजिटिव से नहीं मिल रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के पास भी जा कर के ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने हाथों से ले जा कर के लगाने का काम करते थे। तो वो हौसला दे करके मेरे अंदर भी ये हौसला आया कि चलिए ये लोग अगर काम कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता हमें भी ये काम करना चाहिए। और बाकी जो होने वाला है वो तो मालिक के हाथ में, हम लोग के हाथ में है नहीं। और उस समय से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ब्लड की जो आप बात कहे हैं, तो ब्लड एक ऐसा चीज़ है भैया जिसका देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास कॉल करता है तो इमरजेंसी केस में ही करता है। लोग भले बोल देते हैं कि मजाक के तौर पे कॉल किया जा रहा है, ब्लड मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन किसी का शौक नहीं है कि वो शौक से आपसे ब्लड मांगे। कहीं ना कहीं उसके अंदर मजबूरी होती है, तब जा कर के वो किसी को याद करता है कि भैया हमें ब्लड की ज़रूरत है, हमें ज़िंदगी की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा अपने हर एक लाइव वीडियो में ये बोलते आता हूँ और आगे भी बोलते रहूँगा कि अगर हमारे पास किसी का कॉल आया, आपके पास किसी के पास कॉल आया कि हमें 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, तो इतना हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति को आपसे सिर्फ और सिर्फ ब्लड की नहीं बल्कि आपसे उसकी ज़िंदगी की उम्मीद है। और अगर संभव है तो आप ज़रूर उसको 1 यूनिट ब्लड दें अगर संभव हो तो। और इसी चीज़ को देखते हुए ये हौसला हम लोग के अंदर आया। और जो आप 12 बजे 11 बजे रात की बात कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग इसलिए पहुंच जाते थे क्योंकि रात में हम लोग के पास कोई काम नहीं होता है। दिन में तो बहुत सारा काम है, लेकिन रात में कोई काम नहीं होता है। और हम लोग की परवरिश इतनी अच्छी है, हम लोग का परिवार इतना अच्छा है कि समाज के काम के लिए कोई रोक टोक हम लोग के ऊपर लगा के नहीं रखा। एक सवाल और है, अब मुझे ये बताइए, जब लोगों के बीच जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, हालांकि आप लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन कभी कभी तकलीफ़ भी महसूस होता होगा कि मतलब कैसे नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए एक टाइम का कर रहे हैं, बाकी का टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ फीलिंग आता है। खुद को कैसे संभालते हैं ऐसे सिचुएशन में? वो समय बहुत मुश्किल का होता है, क्योंकि हम भी जब बचपन में थे तो जब हमें एक अच्छे खिलौने की ज़रूरत पड़ती है, वो खिलौना नहीं मिल पाता है तो हम रो देते हैं। तो जब इस स्थिति में हम जब जाते हैं स्टेशन पे, चाहे कहीं भी फुटपाथ पे जाते हैं या बस स्टैंड पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी माएँ होती है जिन्हें बहुत सारी उम्मीदें होती है, आलसा होती है कि उन्हें कुछ मिले, लेकिन उन्हें बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। जब हम एक वक्त का भोजन लेकर जाते हैं तो हमें लगता है कि उनके जीवन में एक दीपावली आ जाता है, होली आ जाता है। उनके चेहरे पे वो खुशी दिखती है कि लगता है कि वो जो चावल दाल हम जब उनको देते हैं तो लगता है उनके लिए वो पचमेवा है। जब उन्हें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति होता है कि हम उतने सक्षम नहीं होते उन तक पहुँचा पाए। तो हमें लगता है कि हम सक्षम हो उस तरह का प्रयास करें ताकि आसानी से पहुँचाएँ। बहुत सारी संस्थाएँ भी काम कर रही है। हमें लगता है कि जितनी संस्थाएं सिवान में आती है, हमें खुशी इसलिए होती है कि जब हम एक समय था कि जब हम 200 लोग को भोजन खिलाते थे, उसमें 50 लोग हमसे छूट जाता था। हम घर पे आते तो बस रात को यही ख्याल आता था कि काश हम सक्षम होते उन 50 लोग के लिए भी। जब संस्थाएं अधिक आ रही है तो ये हमें लग रहा है कि हम जिन 50 को छोड़ रहे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए दूसरी संस्थाएं हैं, इसलिए ये अब खुशी होती है। हमें लगता है सिवान में बहुत सारी संस्थाएं आ चुकी है जो मिलजुल सिवान जिले के लिए काम कर रही है। ज़रूरी नहीं कि हम संस्थाएं तो हम काम कर रहे हैं, हम ही बेस्ट है। हम बस यही चाहते हैं कि सिवान में जितना घर है हर घर से एक समाज सेवी निकले ताकि हर समस्या पे काम हो सके। कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है, लोगों की मदद करनी है। और हर आदमी अगर चाहे, एक आदमी चाहे कि हमको 2-3 लोगों की मदद करना है तो और भी आसान हो सकता है इस तरह से। अच्छा सूरज जी, आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ कहेंगे? कुछ कठिनाइयाँ भी आती है, कोषाध्यक्ष है तो कोषाध्यक्ष थोड़ा ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, सवाल उठते होंगे आपके ऊपर। हम संस्था से 2016 से जुड़े हुए हैं। जब हम इंटर में क्लास करने गए कॉमर्स के लिए, तब अनमोल से मुलाकात हुआ। तो उस टाइम इतना कुछ जानकारी नहीं था, तो नया नया शुरुआत हमको बताया कैसे ऐसे चलता है। तो उस टाइम पर हमसे बोले थे
पर डे का 1 रुपया लगता है, आपको मंथली 30 रुपया देना है। वैसा वैसा बात तो आप बोले ठीक हम ही जोड़ेंगे। तो उस आप लगभग 7 साल हो गया, आज तक कोई कठिनाई नहीं आई। लोग बोलता है कि 7 साल से बार कुछ नहीं मिला, छोटे को में बारह, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है वही जान रहा है कि उसको काम मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। लोगों तो वैसे ही भड़काने के लिए काम करते हैं। और रहा कोषाध्यक्ष के बाद अब न्यू बने, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे पास। आगे जो एक्सपीरियंस होगा वो तो बता ही जाएगा। चलो तो देखिए, जो इन्होंने बात कही है कि 1 रुपये से संस्था की शुरुआत होती है, और वक्त ऐसा भी आ गया जब कभी एक बार में 1 लाख रुपए उन गरीब वंचितों के बीच खर्च कर दिया गया। ऐसा भी हालात आया होगा जब 1 लाख रुपया भी एक बार में खर्च कर दिया, ऐसा भी हुआ होगा किसी त्योहार फेस्टिवल। हाँ, कोरोना काल में हम लोग को लग रहा था कि जिस समय 1 रुपया कोई नहीं कमा पाता था, हम लोग लगभग 3 लाख से ऊपर का अनाज वितरण किए। हम लोग को पता भी नहीं चला कि वो 3 लाख आया कहाँ से, वितरण कहाँ से हुआ। क्योंकि जब कोविड काल आया तो आपको 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, और 24 मार्च को हम लोग ने 5000 पोस्टर के माध्यम से, संदीप जी सब पोस्टर उसको रेडी किए, और 5000 पोस्टर में 10 मोबाइल हम लोग दिए। क्योंकि बहुत सारा होता है सोच में जो पोस्ट होता है कि किसी तरह की मदद के लिए आप इस पर संपर्क करें, एक ही नंबर होता है, और नंबर बंद हुआ तो उस पर कोई संपर्क नहीं कर पाता था। हमने 10 नंबर लिखा, तो आज भी कहीं कहीं रास्ते में आपको पोस्टर दिखेगा, उस पर 10 नंबर हम दिए थे ताकि आपको किसी तरह की आवश्यकता पड़े, किसी तरह की आपको जरूरत पड़े, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमको पता नहीं था कि कहाँ से होगा, हमने ऐसे ही लिख दिया कि 5 किलो चावल 5 किलो आपको आटा देंगे। हो गया सब कुछ। धीरे धीरे लोगों का सहयोग से हुआ, बहुत मज़ा आया और सीखने को भी मिला। संदीप जी, ये बताइए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 10 नंबर डाल दिया गया, लोग मदद करते थे, तो लेन देन का जो मामला होता है बहुत ख़राब होता है आमतौर पे। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदद की भावना रखते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी जो टांग खींचने की भावना रखते हैं। तो जब पैसे के लिए ये किया जाता है कि आप लोग सहयोग करें ताकि हम उनका सहयोग कर सकें, क्योंकि आप तो अपने घर से करेंगे नहीं, तो क्या ऐसे भी लोगों से मतलब मुलाकात होता है? मतलब इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसमें लोग को लग रहा है कि कहीं खाने कमाने वाला तो हिसाब किताब नहीं है। देखिए, बोलने वाले टोकने वाले को कौन रोक सकता है, अब मदद करने वाले को भी कौन रोक सकता है। तो मदद करने वाले आगे आते हैं, अब बोलने टोकने वाले लोग टोकते रह जाते हैं, मदद भी हो जाता है अपना। लेकिन इस तरह के लोग आते हैं, लेकिन वो फिर उनको लगता है कि बोलेंगे तो रुक जाएगा वो चीज़। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब हम किसी के अच्छे काम के लिए निकले हैं घर से, तो कभी भी वो अच्छा ही होगा, तो हमेशा अच्छा होता है। मदद हम लोग शुरुआत करते हैं, लोगों का हाथ मिलता जाता है, सपोर्ट मिलता जाता है, मदद हो जाता है। अच्छा, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं रफ़ीक अहमद, नाम सुने होंगे उनका आप। रफ़ीक अहमद जो कि विदेश रहते हैं, और विदेश से ही लगातार सिवान पर नज़र भी रखते हैं, सिवान के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। उन्होंने हाल ही में जो अभी अब ट्रक एक हादसा हुआ था, आप देखे होंगे ओवरब्रिज के पास जो ट्रक हादसा हुआ जिसमें 3 लोग मर गए, उसके बाद उन्होंने एक प्लान किया है कि कुछ युवाओं के साथ इस पे काम किया जाना चाहिए। क्योंकि सिवान में आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन उन हादसों से कोई सीख नहीं मिल पाता है। तो क्या ऐसा कुछ प्लान आप लोगों के पास है जिस पर काम किया जा सके? मान लीजिए रफ़ीक अहमद भी देख रहे हैं, कुछ आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जो सिवान में हादसाएँ हो रही है उस पर हमें लगता है कि आम पब्लिक को पहले विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि जब भी कोई हादसाएँ होती है तो किसी एक का गलती नहीं होता है। भले हम खबर में चला दें कि इनके वजह से ये हुआ, इनके वजह से हुआ। सिवान के जितने भी हम लोग मुख्य लोग हैं जिनके वजह से सिवान में मतलब विकास की धाराएँ बह रही, या कहे कि छोटा योगदान हो रहा है, हम सभी को मिलकर इस निर्णय लेना होगा कि भीड़ वाली जगहों पे प्रशासन की व्यवस्था कैसे करनी है। क्योंकि हमें लगता है कि जहाँ भीड़ होती है वहीं पे प्रशासन नहीं होता है। प्रशासन आपको अक्सर पुलिस आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे भीड़ नहीं होती है। तो हमें इस पे देखना है कि कहाँ कहाँ ज़रूरी है। जैसे हम नेताओं को लिख कर देते हैं कि इस रास्ते से एक ट्रेन ज़रूरी है, सिवान से ये ट्रेन खुलनी चाहिए यहाँ के लिए, तो हमें आपको प्रशासन के पास भी हमें लिख कर देना होगा। नेताओं से हमें ये कहना होगा कि कहाँ जिस तरह ब्रिज के बाद ट्रक मतलब नीचे उतरती है, वहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। मानिए अगर पहले से प्रशासन रहता, पहले से पता होता कि मानिए आपको थोड़ी सी दूरी पे अगर कोई ट्रक आ रही है तो उससे पहले वहाँ की क्लियर है, वहाँ पे कोई गाड़ी ना चले, कोई रिक्शा ना चले। तो होता क्या है कि जब ट्रक नज़दीक आ जाती है तब मोटरसाइकिल वाले को पता चलता है कि वहाँ ट्रक आने वाली है। और प्रशासन वहाँ पे पहले से ट्रैफिक वहाँ देख रेख होता तो पता में चल सकता कि हाँ गाड़ी आने वाली है, तो हम पहले से सचेत रहते हैं। तो क्या होता है जब हादसाएँ जब हमारे सर पे आती है, जब हमारे मुसीबत सर पे आती है, तब हमें एहसास होता है कि हमें इसकी ज़रूरत है। तो हमें इस पर काम करना होगा। बहुत सारे और भी सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे आप देख रहे हैं कि रोड पे जो किराने दुकानें खुल रही है, मेरा जगह इतना ही दूर पे, लेकिन हम आगे बढ़ाकर दुकान लगा रहे हैं। अतिक्रमण के वजह से भी हो रहा है। जब भीड़ हो रही है तो गाड़ी कोई स्पीड में आ रही है, एक बैग आकर अब ये हो क्या रहा है कि
माने भीड़ है तो गाड़ी यहाँ पे आ रही है, अब पता चला कि कुछ दूर पे जाकर कि हाँ यहाँ पे दुकान एकदम आपको रोड तक लगा हुआ है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और एक लाइन में एक कतार में बाहर में जब दिल्ली में आप जाइएगा तो सारे सड़क की चौड़ाई एक जैसी है, अभी आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। और आप 2 किलोमीटर पीछे है तो आपको उतना ही चौड़ाई दिखेगा, और 2 किलोमीटर आगे जाए तभी आपको वही चौड़ाई। लेकिन सिवान में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, और इस पर काम होता है तो हमें उम्मीद है कि ये हादसा कम हो। यानी सड़कों पे होने वाले अतिक्रमण जो है, जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा हुआ है, उसको भी हटाना चाहिए। और हमने एक खबर दिखाया था खास करके सिवान ओवरब्रिज के ऊपर। सिवान ओवरब्रिज पे जब आप डीएवी मोड़ से चढ़ेंगे तो देखेंगे ओवरब्रिज के दोनों साइड में उसको पार्किंग बना दिया गया, पार्किंग की तरह गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती हैं सुबह हो या शाम। इससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो क्योंकि आप लोग संस्था के थ्रू काम करते हैं, नीतीश जी क्या लग रहा है इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस प्रशासन को भी एक चिट्ठी दिया जाए कि इस तरह के जो गाड़ियाँ लग रही है न लगे, उस पर फाइन लगे, इस पर भी तो काम होना चाहिए। क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि आने वाले समय में अगर कभी मौका मिला, ट्रैफिक टीम के साथ अगर कभी बैठने की बातचीत हुई और उस बैठक में ट्रैफिक टीम और साथ में अगर नगर पालिका की टीम बैठी होगी, तो मेरा एक ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि जो भी हमारे शहरी क्षेत्र के जस्ट बाहर के इलाके हैं, चारों तरफ एक एक पार्किंग सबसे पहले होना चाहिए, जहां पे कुछ वैसी गाड़ियों को पार्क कर दिया जाए जिसकी शहर में कोई ज़रूरत नहीं है। शहर के बाहर पार्किंग न होने की वजह से मजबूरी में लोग उसको लेकर के आते हैं शहर में, और कहीं ना कहीं वो लगाते हैं। तो वो दुकानदार तो खैर पहले से कुछ अतिक्रमण करके रखे ही हैं, लेकिन उसके अलावा वो शहर में जो अतिरिक्त गाड़ियां आती हैं वो भी कुछ अतिक्रमण कर लेती है। इसका भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है ट्रैफिक रूल्स पे, ट्रैफिक के जाम वगैरह की समस्या में भी, इसके अलावा हादसों में भी। तो ये मेरा बहुत पहले से सोचा, संस्था से नहीं जुड़े से तब से भी और अभी भी है कि इन केस कभी भी अगर ट्रैफिक टीम और साथ में अगर नगर पालिका के टीम के साथ अगर आदमी बैठा तो ये दावा जरूर है हम करेंगे कि शहर के चारों तरफ हर एरिया में कम से कम एक एक पार्किंग होना चाहिए, भले ही आप उसका कुछ शुल्क लें। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये व्यवस्था होगी तो जो लोग शहर में गाड़ी लेकर आते हैं वो लोग वहाँ पे अपना गाड़ियाँ लगा देंगे, तो बहुत कुछ उसमें हमारा सहज हो जाएगा रास्तों पे चलना भी। और जो अतिक्रमण इतना ज़्यादा दिखता है वो अतिक्रमण भी नहीं दिखेगा। और आए दिन जो न्यूज़ के माध्यम से हमेशा जाम दिखाया जाता है, अभी तो फिलहाल एक सप्ताह से देखा जाए तो महाजाम चल रहा है, इस समस्या से भी बहुत कुछ छुटकारा मिल जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत अभी के डेट में जो आप ओवरब्रिज का बात कर रहे हैं, अभी आज की हम बात कर रहे हैं, आज आप देखे होंगे तो पूरा सिवान का जो स्टेशन रोड है वो स्टेशन रोड और पूरा ओवरब्रिज बिल्कुल जाम था। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ट्रक जो है उसी रास्ते से जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब एक्स्ट्रा एक हाईवे बन चुका है तो अब जाकर के इधर से ट्रक के एंट्री को बंद कर देना चाहिए और उसी हाईवे के तरफ से ट्रक को निकालना चाहिए। पहले वो हाईवे नहीं था तो ये बाईपास सही था, लेकिन अब हालांकि इस पे रोक लगाना चाहिए। अच्छा अनमोल जी, 4 लोगों ने मिलकर 4 लोगों की मदद की थी और इस संस्था का शुरुआत हुआ। कितने लोगों की अब तक मदद हो चुकी है इस संस्था के द्वारा, कोई आइडिया है आपको? देखिए, जब इंसान मदद करता है तो वो गिनती नहीं होता है, सुकून होता है। हमें लगता है कि अब तक हम लोग कई हज़ार तक लोगों तक मदद पहुंचा दी है। मदद क्या एक रिश्ता बना चुके हैं, मदद हमने नहीं किया, मदद हम कर ही नहीं सकते। मदद जो होता है ईश्वर करते हैं, ईश्वर हमें भेजे है कि आप जाइए मेरे भूमिका को निभाइए। मदद हम कभी नहीं कहेंगे हम मदद कर रहे हैं, मदद आप जैसे लोग के सहयोग से हो रहा है। सिवानवासी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हमें ना देते तो मदद नहीं कर पाते। आपने संदीप जी से कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि जब आप लोग कुछ पे लोग सहयोग करता है तो लोग मन में बहुत सारा ख्याल आता है कि पैसा का गलत उपयोग भी करता होगा लोग। आपको बता दें कि जब ऐसा सवाल आता है तो हम उस चीज़ को हम आराम से पेशेंट जगह सुनते हैं और देखते हैं। जैसे ही हम अगला कार्यक्रम करते हैं उस समय लाखों रुपए का लोग का सहयोग आ जाता है। जब पैसा लोगों को लगता है कि गलत जगह जा रहा है तो दूसरे कार्यक्रम में लाखों रुपए नहीं आता। तो ये उस लोग को मतलब एक तमाचा है, जवाब मिल जाता है कि जब पैसा ही उपयोग गलत कर रहे हैं तो फिर दूसरे कार्यक्रम में लाखों रुपये कहाँ से आ जा रहा है। भंडारा हम लोग दुर्गा पूजा में कराते हैं, हमें नहीं लगता कि सिवान में कहीं भी भंडारा होता होगा तो भंडारा पे आपको 1 लाख 2 लाख रुपये सहयोग आता होगा। हम लोग मात्र 2 दिन के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि हम लोग को दुर्गा पूजा में भंडारा कराना है, तो सिर्फ भंडारा के लिए हम लोग के पास 1.5 लाख रुपये आ जाता है। तो सोचिए कि सिवान वासियों को हम पे कितना भरोसा है और कितना विश्वास है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम में एक सूचना डालते हैं तो लोग दिल खोलकर हमारा सहयोग करता
होता है और कार्यक्रम में शामिल होता है और कार्यक्रम को देखता है अपने आँखों से, क्योंकि हम भी जो कार्यक्रम करते हैं, जो भी हमारा सहयोग करते हैं, उनको दिखाते हैं, उन तक पहुँचाते हैं कि आपके वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप ना हो तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। बिल्कुल, समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। समाज में अच्छे लोग हैं, ज़रूरत है सिर्फ अच्छे सोच के साथ लोगों की मदद करने की। और इस तरह के युवा अगर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, यानी अपना काम कर रहे हैं और साथ में समय निकाल के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि कम से कम इन युवाओं की मदद करें, ताकि ये एक जरिया बने और उस जरिया के माध्यम से उनकी मदद हो सके। सिवान में आए दिन देखा जाता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसकी मिसाल दूसरे शहर के भी लोग देते हैं। एक बार हमने एक व्यक्ति से जब बात की थी, व्यक्ति जो कि मधुबनी ज़िले का रहने वाला था, उसने कहा कि सिवान में जो मदद लोग करते हैं उससे हमें काफ़ी खुशी होती है। यानी वो बता रहा था शख्स कि उसके साथ साथ करीब 100-150 लोग सिवान में रहते हैं और वो व्यक्ति फेरी का काम करता था। हमने एक खबर दिखाया था और तब जाके उस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को पता चला कि कहीं ना कहीं सिवान के बारे में लोग अच्छा नाम लेते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति ने एक और बात बताई कि मधुबनी से इतना दूर होने के बावजूद भी सिवान जिला में कोरोना में जब हम लोग फंसे थे तो हमें एहसास नहीं हुआ कि हम दूसरे शहर में हैं। यानी उस व्यक्ति को इतना मदद पहुंचाया गया था कि कोरोना काल जब ख़त्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसके बाद भी 6 महीने तक वो व्यक्ति आसानी से उसका घर परिवार चला, जो लोगों ने मदद की थी। तो कहीं ना कहीं आप जो मदद पहुंचाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसका असर समाज में पड़ता है और इससे सिवान की भी एक छवि अन्य जिलों में एक अच्छी छवि बनती है। तो लोगों को चाहिए कि इस तरह के युवाओं को सपोर्ट करें और इनकी मदद करें। और इस तरह की तमाम खबर आप देखने के लिए न्यूज़ इंडिया तक देखते रहिए। और क्या कुछ आपका ये राय है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।